हेलो नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारंग आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से वो स्टूडेंट्स व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे थे एग्रोनॉमी की और आज अपन है एग्रोनॉमी की। अपन ने पिछली क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जनरल एग्रोनॉमी अपनी क्लास चल रही थी। कौन सी चल रही थी? अपन जनरल एग्रोनॉमी की है वो अपन बात कर रहे थे और ये अपना सेशन है, ये आज सेकंड सेशन रहने वाला है। फर्स्ट सेशन है वो एक क्लास हो चुकी है, आज की अपनी क्लास है ये सेकंड क्लास है। और इससे अगर उस क्लास को नहीं देखा है आपने तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जिस प्ले लिस्ट में आप वीडियो को देख रहे हो उसी प्ले लिस्ट में आपको है वो उस क्लास की लिंक मिल जाएगी और उसको है वहाँ से देख लेना। ये अपन क्लासें ले रहे हैं ये मुख्यतः एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, उसके अलावा जेट और COET UG के स्टूडेंट्स के लिए एग्रोनॉमी के हैं वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन है वो इन्हीं क्लासों से वो आएंगे। तो अपन ने वो अगर मैं बात करूँ पिछली क्लास की थोड़ा बहुत अगर बात करें कि अपन कल क्या पढ़े थे तो कल है वो स्टूडेंट्स अपन ने फर्स्ट क्लास थी, उसमें अपन ने वो जनरल एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने ये भी पढ़ा कि एग्रीकल्चर है वो क्यों शुरू हुई, एग्रीकल्चर का स्टडी करना क्यों जरूरत है उनके बारे में वो अपन ने पढ़ा था। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपन ने कल की क्लास में देखा था कि एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सा? अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर की, किसकी बात करें डियर? अपन एग्रीकल्चर की बात करें डियर तो एग्रीकल्चर शब्द अपन ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। एक आपने वो ध्यान रखना जिस शब्द के पीछे भी है, जिस भी शब्द के पीछे अगर कल्चर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? कल्चर लिखा हुआ है। जिस शब्द कोई भी अपना शब्द है उस शब्द के पीछे अगर कल्चर लिखा हुआ आ रहा है तो वो कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। कौन सी भाषा का होगा डियर स्टूडेंट्स? तो अपन को ध्यान रखना है डियर, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लिखा हुआ आ रहा है तो वो शब्द लैटिन भाषा का होगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसके पीछे लॉजी लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है? लॉजी। यहाँ पे नॉमी लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है? लॉजी या नॉमी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे अपने अगर मैं बात करूं पेडोलॉजी हो गया, नॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी हो गया। तो ये जिसके पीछे भी है वो लॉजी और नॉमी लिखा हुआ आ रहा है तो वो कौन सी भाषा के शब्द होंगे? तो ये होंगे अपने ग्रीक भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द होंगे स्टूडेंट्स? प्लीज ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लिखा हुआ आ रहा है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और जिसके पीछे नॉमी और लॉजी होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होते हैं। और इनके अगर अपन एब्सेशन की बात करें, अपवाद की बात करें डियर तो अपवाद है अपना पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर की शाखा है पोमोलॉजी और इसके अंदर अपन फ्रूट अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी पोमोलॉजी है ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है डियर? तो ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा के वो शब्द है। तो ये अपन को है वो नोट लगा के या फिर ऊपर कॉपी के कहीं पर है वो आप लिख लेना कि जिस शब्द के पीछे कल्चर लिखा हुआ आता है वो सामान्यतः लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और जिसके पीछे नॉमी या लॉजी आती है वो अपने ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे इसका अपवाद है वो है अपने पोमोलॉजी। उसके बाद में अपन ने एग्रीकल्चर शब्द पढ़ा था, लैटिन भाषा के शब्द है। ये लैटिन भाषा के दो शब्द एगर या एग्रिक और कल्चरा से मिलकर बना था। उसके बाद में अपन ने बात की थी डियर, वो बात की थी एग्रोनॉमी की। किसकी बात की थी डियर? उसके बाद में अपन ने बात की थी एग्रोनॉमी की। अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूं डियर तो एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी शब्द है वो अपन ने कल पढ़ा था कि ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है? एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा के शब्द है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों एग्रोस तथा नोमोस से मिलकर बना था जिसमें एग्रोज का अर्थ होता है फील्ड। क्या होता है डियर? एग्रोज का मीन्स होता है फील्ड होता है और नोमोस का मीन्स होता है मैनेज, यानी कि अपन जहाँ पर खेत का मैनेज करते हैं उसको अपन वो एग्रोनॉमी कहते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो अपन डेफिनेशन में देखी थी एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी है ये एग्रीकल्चर ये कृषि विज्ञान की शाखा है। क्या है स्टूडेंट्स? डियर्स ये अपने वो कृषि विज्ञान की शाखा है। एग्रोनॉमी है वो कृषि विज्ञान की शाखा है और इस एग्रोनॉमी के अंदर है वो अपन किसका अगर अपन बात करें किसका अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर अपन फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, वो मृदा प्रबंधन, किसका मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट से संबंधित सिद्धांतों एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। क्या संबंधित इनसे संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों तथा अपन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संबंधित सिद्धांत प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और कार्यों का वो अध्ययन अपन की शाखा में करते हैं तो वो अपन एग्रोनॉमी में करते हैं। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की शाखा है
जिसके अंतर्गत अपन फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों तथा क्रियाओं का वो अध्ययन करते हैं। अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो फसल उत्पादन से लेकर फसल की अपन जब बुआई करते हैं डियर, फसल की बुआई से लेकर और फसल की कटाई तक, कहाँ तक, फसल की कटाई तक, इन फसल में जो भी अपन शस्य क्रियाएं करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे अपने बात कर रहे थे भूमि की जुताई हो गई, उसके बाद में बुआई हो गया, उसके बाद में अपन है वो उर्वरक प्रबंधन करते हैं, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन हो गया, सिंचाई प्रबंधन हो गया, खरपतवार प्रबंधन हो गया, अन्य कोई भी शस्य क्रियाएं हो गई। उसके अलावा अपन बात करें तो इसकी कटाई वगैरह जो भी अपने शस्य क्रियाएं होती है फसल के उगाने से लेकर फसल के काटने तक, तो वो सभी क्रियाओं का अध्ययन है वो अपन सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के अंतर्गत है वो डियर्स करती है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे फादर ऑफ एग्रोनॉमी की। किसकी बात कर रहे थे? फादर ऑफ एग्रोनॉमी की। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है वो पीटर डैक्रोसेजी को कहते हैं। किसको कहते हैं डियर? सस्य विज्ञान का जनक है वो पीटर डैक्रोसेजी को कहते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो डियर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की मैं बात करूं, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना है वो 1955 के अंदर 1955 के अंदर है वो भारत के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की है वो हुई थी। और अपन बात करें तो इसके अलावा अपन ने वो क्रॉप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फसलों का वर्गीकरण। फिर अपने अगला टॉपिक था फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण की मैं बात करूं डियर तो फसलों के वर्गीकरण में अपन ने वो फर्स्ट वर्गीकरण पढ़ा था वो बुआई के समय के आधार पर पढ़ा था। किसके आधार पर पढ़ा था? बुआई के समय के आधार पर। अगर मैं बात करूं डियर बुआई के समय के आधार पर फसलों को, तो अपन ने वो कल पढ़ा था कि फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं वो अपन जून जुलाई में करते हैं। कब करते हैं? खरीफ के फसलों की बुआई अपन जून जुलाई में करते हैं। और इसकी कटाई की बात करूं तो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर माह में अपन है वो करते हैं। इसके लिए उपयुक्त तापमान रहता है खरीफ की फसलों के लिए वो 28 to 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। खरीफ की अगर अपन बात करें तो खरीफ के लिए फसलों के लिए उपयुक्त तापमान है वो 28 से 35 डिग्री सेल्सियस है वो उपयुक्त रहता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी रबी की। तो रबी की अपन ने वो डियर्स बुआई करते हैं वो खरीफ की कटाई के होने के बाद में करते हैं, यानी कि रबी की बुआई करते हैं अपन अक्टूबर नवंबर माह में वो बुआई करते हैं और इसकी कटाई करते हैं वो मार्च अप्रैल में करते हैं। और इसके लिए अपना उपयुक्त तापमान था डियर्स वो था 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस है और रबी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान रहता है। उसके बाद में अपन फसलें पढ़ी थी वो जायद की फसलें पढ़ी थी और जायद की फसलों की बुआई करते हैं वो अपन मार्च अप्रैल में। जायद की फसलों की अपन ने कल पढ़ा था कि बुआई करते हैं अपन मार्च अप्रैल में करते हैं। और जायद की फसलें होती है ये शुष्क व गर्म जलवायु सहनशील होती है। क्या होती है डियर? शुष्क व गर्म जलवायु होती है वो सहनशील होती है फसलें होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में अगर अपन रबी की फसलों की बात करें तो रबी में खाद्यान्न में गेहूं एवं जौ आती है। कौन सी फसलें आती है? रबी खाद्यान्न की बात करें तो गेहूं एवं जौ आती है। और अपन खरीफ की बात करें तो खरीफ खाद्यान्न में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह है वो अपने आते हैं। क्या आते हैं? धान हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया। उसके बाद में अपन बात करें दलहन की तो दलहन में डियर्स दलहन की रबी की बात करें तो इसमें चना, मटर, मसूर आते हैं। क्या आते हैं? चना, मटर, मसूर और राजमा होते हैं। ये अपने रबी दलहन है। जबकि अगर अपन खरीफ दलहन की बात करें तो खरीफ दलहन के अंदर मूंग, मोठ, उड़द, अरहर ये आते हैं, चावला वगैरह अपने आते हैं। फिर अपन ने बात की थी डियर्स वो की थी तिलहन फसलों की। किसकी बात की थी? तिलहनी फसलों की थी। तिलहनी फसलों की अगर मैं बात करूं डियर्स और तिलहनी फसलों में अपन रबी की फसलों की बात करें तो तिलहनी फसलों में रबी की फसलों में आता है वो अपना सरसों आता है, कुसुम आता है और अलसी आती है। कौन सी आती है? सरसों, कुसुम और अलसी। और अपन ने यह भी पढ़ा था कि अलसी है वो तिलहनी फसल भी है और ये क्या है? रस वाली फसलों में भी है वो आती है। उसके बाद में अपन बात करें थे डियर तिलहनी खरीफ फसलों की। तिलहनी खरीफ फसलों की मैं बात करूं तो इसके अंदर अपने सोयाबीन फसल आती है, तिलहनी में खरीफ में तिल आते हैं, मूंगफली आती है, ये है वो अपने आते हैं, अरंडी वगैरह आते हैं। और सोयाबीन अपन ने पढ़ा, सूरजमुखी की बात की थी तो सूरजमुखी थी वो अपने डे न्यूट्रल प्लांट था। इसको अपन रबी और खरीफ में आधार पर है कभी भी है वो लगा सकते हैं। फिर अपन ने बात की थी फॉडर क्रॉप्स और उसके बाद में अपन ने बात की थी व्यवसायिक क्रॉप्स। व्यवसायिक क्रॉप्स के अंदर मैं बात करूं तो इसमें अपन ने कपास पढ़ा था, आलू पढ़ा था, गन्ना, गवार वगैरह पढ़ा था। आज उससे आगे अपन ने वो क्लासिफिकेशन है वो शुरू करते हैं और आज अपने फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे डियर्स। वो पढ़ेंगे फसलों के जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? आज अपना अगला जो भी है फसलों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? फसलों का वर्गीकरण है वो फसलों के जीवन चक्र के आधार पर है। किसके आधार पर? फसलों के जीवन चक्र के आधार पर।
जीवन चक्र के आधार पर। अगर अपन फसलों के जीवन चक्र के आधार की बात करें डियर्स, तो फसलों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों को है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है डियर्स? फसलों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों को है डियर्स वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? फसलों को जीवन चक्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया अपने। एक तो आती है वो आती है डियर्स एक वर्षीय फसलें, और फिर आती है अपने द्विवर्षीय फसलें। कौन सी आती है? एक वर्षीय फसलें और द्विवर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलें, एक वर्षीय फसलें, और दूसरी अपने आती है वो द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें, एक वर्षीय फसलों की बात करें डियर, तो एक वर्षीय फसलों में वे फसलें आती है जिनका जीवन चक्र होता है वो एक ऋतु या एक वर्ष का होता है। कितना होता है इनका जीवन चक्र? होता है वो एक ऋतु या एक वर्ष का होता है। वो क्या होती है डियर्स? वो अपने होती है एक वर्षीय फसलें होती है। कौन सी होती है? एक वर्षीय वो फसलें होती है। और अधिकतर रबी और खरीफ की फसलें हैं वो सारी क्या है? एक वर्षीय फसलें हैं। अगर बात करें डियर, तो अधिकतर अपने रबी और खरीफ की फसलें हैं वो कैसी है? एक वर्षीय फसलें हैं। एक वर्षीय फसलों में आएगा वो अपना आएगा अधिकतर रबी तथा खरीफ की फसलें। अधिकतर रबी व खरीफ की फसलें। अपन ने रबी और खरीफ की फसलें पढ़ी थी। रबी व खरीफ फसलें आती है वो किस में आती है डियर्स? एक वर्षीय फसलों के अंदर आती है जिनका जीवन चक्र होता है वो सामान्यतः एक ऋतु या एक वर्ष के अंदर है वो संपन्न होता है। उसके बाद में अपन बात करें द्विवर्षीय फसलों की। किसकी बात करें? द्विवर्षीय फसलों की बात करें तो द्विवर्षीय फसलों में क्या होता है? इनका एक ऋतु या एक वर्ष के अंदर क्या होती है? वानस्पतिक वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष के अंदर है वो इनमें क्या होता है? फलन होता है। क्या होता है? फलन या जननिक वृद्धि होती है, जिनको अपन जननिक वृद्धि बोल सकते हैं। तो जननिक वृद्धि होती है वो अपने द्विवर्षीय फसलों में दूसरे वर्ष में होती है। द्विवर्षीय फसलों में अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें डियर्स, तो इसमें चुकंदर, गाजर, आलू वगैरह ये फसलें हैं वो आती है। कौन सी आती है द्विवर्षीय फसलों में? चुकंदर, ये तो अपने चुकंदर आ गया, उसके अलावा डियर्स गाजर आ गई, और अपने मूली आ गई। कौन सी आ गई? चुकंदर, गाजर, मूली, ये फसलें हैं वो अपने कौन सी है? द्विवर्षीय है। तो इसमें अपन एक आलू भी है वो अपनी द्विवर्षीय फसल है। कैसी है डियर्स? आलू भी है वो अपनी एक द्विवर्षीय फसल है। प्याज भी है वो अपनी द्विवर्षीय फसल है। प्याज में जब अपन अगर वो क्या प्याज के अंदर सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये द्विवर्षीय फसल होती है। अधिकतर रबी और खरीफ की फसलें होती है वो एक वर्षीय फसलें होती है। जैसे डियर्स गेहूं हो गया, चना हो गया, जो हो गया, ये होती है अपनी एक वर्षीय फसल। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। अगले अगर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं डियर्स, तो अगला अपना क्लासिफिकेशन है प्रकाश अवधि या प्रकाश की द्युतिकालिकता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अगला अपना वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? अगला अपना वर्गीकरण है डियर्स प्रकाश अवधि। किसके आधार पर है? अपन अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे प्रकाश अवधि की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश अवधि या प्रकाश द्युतिकालिकता के आधार पर। प्रकाश अवधि या प्रकाश द्युतिकालिकता, प्रकाश अवधि या प्रकाश द्युतिकालिकता के आधार पर है वो फसलों का वर्गीकरण है वो अपन बात करेंगे। अगर बात करें डियर्स प्रकाश द्युतिकालिकता की, प्रकाश द्युतिकालिकता है वो क्या होता है? तो फसलों में क्या होता है? पुष्पन होता है वो प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है डियर्स? फसलों के अंदर पुष्पन होता है वो प्रकाश की अवधि के ऊपर निर्भर करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश द्युतिकालिकता है वो बोलते हैं। और प्रकाश द्युतिकालिकता की अगर मैं खोजकर्ता की बात करूं तो प्रकाश द्युतिकालिकता की खोज है वो गार्नर तथा एलार्ड ने की थी। किसने की थी? गार्नर व एलार्ड ने की थी। अगर अपन प्रकाश द्युतिकालिकता के खोजकर्ता की बात करें, किसकी बात करें डियर्स? खोजकर्ता की बात करें तो प्रकाश द्युतिकालिकता के खोजकर्ता है वो है गार्नर व एलार्ड। कौन है डियर्स? गार्नर व एलार्ड ने 1920 के अंदर 1920 के अंदर है वो प्रकाश द्युतिकालिकता की है वो खोज की थी। तो प्रकाश द्युतिकालिकता का मतलब होता है पुष्पन होता है वो किस पर निर्भर करता है? पुष्पन है वो प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है डियर्स? प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है। फोटोनिक पीरियड पर है वो पुष्पन है वो इसके अंदर निर्भर करता है। इसलिए जिसको अपन है वो प्रकाश द्युतिकालिकता या प्रकाश अवधि के नाम से वो जानते हैं। अगर मैं बात करूं प्रकाश द्युतिकालिकता की, तो प्रकाश द्युतिकालिकता के आधार पर अपन मुख्य रूप से है वो फसलों को 3 भागों के अंदर बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? अगर अपन बात करें प्रकाश द्युतिकालिकता की डियर्स, तो प्रकाश द्युतिकालिकता के आधार पर अपन फसलों को है वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहले अपने आती है डियर्स वो अपने आती है दीर्घ दिवस पादप आती है। कौन सी आती है? प्रथम अपने आती है दीर्घ दिवस पादप या लॉन्ग डे प्लांट आते हैं। कौन सी आती है? दीर्घ दिवस पादप या लॉन्ग डे प्लांट है वो आती है दीर्घ दिवस पादप।
दीर्घ दिवस पादप, यहाँ जिसको अपन ने वो लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, LDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? LDP या लॉन्ग डे प्लांट्स दीर्घ दिवस पादप बोलते हैं। तो दीर्घ दिवस पादप वे पादप होते हैं जिनमें पोषण के लिए वो 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इनको पोषण के लिए प्रकाश की होती रहती है। अगर मैं लॉन्ग डे प्लांट की बात करूं, दीर्घ दिवस पादप की बात करूं, इनके अंदर फ्लावरिंग के लिए प्रकाश अवधि की आवश्यकता रहती है। पोषण के लिए प्रकाश अवधि की अगर अपन बात करें, अगर अपन दीर्घ दिवस पादपों की बात करें और दीर्घ दिवस पादपों में पोषण के लिए अपन ने वो प्रकाश अवधि की बात करें, किसकी बात करें डियर्स? प्रकाश अवधि की बात करें तो इनके अंदर है वो प्रकाश की अवधि है वो 12 घंटा से अधिक होनी चाहिए। क्या? लॉन्ग डे प्लांट वे पादप होते हैं जिनमें पोषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता है वो 12 घंटे से अधिक चाहिए। प्रकाश अवधि 12 घंटे से अधिक। दीर्घ दिवस पादप वे पादप होते हैं जिनमें है वो पोषण के लिए, किसके लिए डियर्स? पोषण के लिए प्रकाश की अवधि कितनी चाहिए? 12 घंटे से वो अधिक चाहिए। उनको अपन क्या बोलते हैं? दीर्घ दिवस पादप है वो कहते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट कौन से पादप होते हैं? ऐसे पादप जिनको पोषण के लिए है वो प्रकाश की अवधि 12 घंटे से अधिक होती है, उनको अपन है वो लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ दिवस पादप के नाम से वो डियर्स जानते हैं। और दीर्घ दिवस पादप की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से गेहूं, जो चना, मटर, सरसों ये आते हैं। कौन से आती है? अगर अपन रबी की बात करें, रबी लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें डियर्स, तो रबी एग्जाम्पल की बात करें, रबी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आ गया गेहूं, जो चना, मटर, ये अपने होते हैं मुख्य रूप से। क्या होती है? रबी की ये फसलें होती है वो लॉन्ग डे प्लांट होती है। कौन सी हो गई? गेहूं हो गई, जो हो गई, चना हो गई, मटर हो गई। उसके अलावा सरसों होता है, सरसों भी है वो अपने क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट है। अब अपन बात करें खरीफ की ऋतु की, जो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आती है, उनकी अगर अपन बात करें तो इनमें वो मुख्य रूप से आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये फसलें हैं वो क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है। कौन सी होगी? आलू। अगर मैं बात करूं लॉन्ग डे प्लांट दीर्घ दिवस पादप के अंदर है वो मुख्य रूप से कौन सी फसलें आएगी? तो इनके अंदर है वो मुख्य रूप से रबी ऋतु की फसलें आती है। कौन सी आती है? सामान्यतः रबी ऋतु की फसल होती है। रबी ऋतु की फसलें पकती है वो कब पकती है? अपन कटाई कब करते हैं डियर्स? तो मार्च अप्रैल के अंदर करते हैं। और जब ये इनके अंदर पोषण आता है तो पोषण आता है उस टाइम फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर इनमें पोषण आता है। दिनों की अवधि होती है, प्रकाश की अवधि होती है वो बढ़ जाती है और दिन की अवधि भी ये बढ़ जाती है। इसलिए रबी की फसलें होती है वो डियर्स किस में आती है? अपने अधिकतर रबी की फसलें दीर्घ दिवस पादप में आती है, लॉन्ग डे प्लांट में आती है। अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आलू हो गया, और अपन बात करें तो दीर्घ दिवस में है वो फसलों की बात करें तो पालक है, चुकंदर है, ये फसलें हैं वो अपने इसमें आती है। आलू, पालक, चुकंदर, और अपन बात करें फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी फसलें हैं वो डियर्स किस में आती है? तो ये फसलें हैं वो अपने फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, चुकंदर, ये है वो लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ दिवस पादपों के अंदर आती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डियर्स, अगला अपना प्रकाश अवधि के आधार पर अगली अपनी फसलें आती है वो आती है शॉर्ट डे प्लांट, जिसको अपन शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। किसका क्या बोलते हैं डियर्स? शॉर्ट डे प्लांट या लघु दिवस पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट या लघु दिवस पादप, लघु दिवस पादप, लघु दिवस पादप, या फिर अपन इनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अगर मैं एसडीपी की बात करूं, शॉर्ट डे प्लांट की बात करूं, तो इन फसलों को है वो पुष्पन के लिए वो प्रकाश की अवधि रहती है 12 घंटे से कम रहती है। क्या रहती है? इनके लिए वो पुष्प प्रकाश अवधि रहती है। अगर अपन लघु दिवस पादपों की बात करें तो इनमें पुष्पन के लिए, किसके लिए डियर्स? पुष्पन की अगर अपन बात करें तो पुष्पन के लिए है वो प्रकाश अवधि रहती है। पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि रहती है वो कितनी रहती है? पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि 12 घंटे से कम रहती है। कितने घंटों से कम रहती है? 12 घंटे से कम रहती है। पुष्पन के लिए लघु दिवस पादप या शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इनमें पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि रहती है वो 12 घंटे से कम रहती है। यानी कि इनमें पुष्पन लाना है तो 12 घंटे से कम हो गया। सामान्यतः अपने खरीफ की फसलें होती है वो किस में आती है डियर्स? वो शॉर्ट डे प्लांट होती है, क्योंकि खरीफ की फसलों की अपन बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, पुष्पन आता है अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम दिन की अवधि होती है वो कम हो जाती है। इसलिए
खरीफ की फसलें आती है वो मुख्य रूप से किस में आती है, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आती है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह फसलें आती है। कौन सी आती है? अगर अपन इनके उदाहरण की बात करें तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये फसलें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन फसलों की डीएस बात करें तो ये अपने किस में आती है, शॉर्ट डे प्लांट में है वो आती है। एक अपने सोयाबीन, जो खरीफ की फसलें हैं वो है इसमें आती है। फिर अपने तीसरा आती है वर्गीकरण आता है डीएस, वो आता है इनमें डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पादप। इसके आप में वो लिख लेना है हमें, ये लघु दिवस पादपों के अंदर है। सामान्यतः खरीफ ऋतु की फसलें आती है। कौन सी ऋतु की फसलें आती है? खरीफ ऋतु की फसलें है वो आती है। अगला अपना वर्गीकरण पढ़ेंगे इनका, तीसरा वर्गीकरण है वो है दिवस निष्प्रभावी पादप। क्या होती है? दिवस निष्प्रभावी पादप, निष्प्रभावी पादप, दिवस निष्प्रभावी पादप। अगर डीएल में दिवस निष्प्रभावी पादप की बात करूं, जिसको अपन डे न्यूट्रल प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पादप। इन पादपों की अगर डीएस बात करें तो इन पादपों में पुष्पन के लिए वो प्रकाश की अवधि की है, वो पुष्पन है वो प्रकाश अवधि पर निर्भर नहीं रहता है। क्या होता है? पुष्पन पर है वो प्रकाश की अवधि का है वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें अपन को ध्यान रखना है, डे न्यूट्रल प्लांट्स है, इनमें है वो पुष्पन, इसमें अपन को ध्यान रखना है डियर, पुष्पन के ऊपर है वो प्रकाश अवधि का फर्क नहीं पड़ता। क्या? पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये डियर से वो अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि दिवस निष्प्रभावी पादप या डे न्यूट्रल प्लांट पर प्रकाश अवधि कितनी चाहिए, तो इसके ऊपर है पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि का है वो कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अपन कल पढ़ रहे थे, वो अपन ने पढ़ा था एग्जांपल की। अगर मैं डीएस बात करूं तो अपना ये तो सूरजमुखी सनफ्लावर हो गया। उसके अलावा और एग्जांपल की बात करें डियर तो सनफ्लावर के अंदर अलावा अपन और बात करें तो कपास की फसल है। ये कपास की फसल भी अपन डे न्यूट्रल प्लांट है। बैंगन हो गया, क्या हो गया अपना, सूरजमुखी फसल हो गई, कपास हो गई, बैंगन हो गई, ये सारी क्या है, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। भिंडी हो गया, अपनी मिर्च हो गई और टमाटर हो गई, ये फसलें कैसी है डियर्स, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है। इनको अपन है वो कभी भी किसी भी ऋतु में वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर प्रकाश की अवधि का है वो पुष्पन के ऊपर है प्रभाव नहीं पड़ता है। और अपन बात करें तो अपनी एक तंबाकू फसल आती है, वो भी क्या है, तंबाकू है, डे न्यूट्रल प्लांट्स है। और अपन बात करें तो राजमा हो गया, ये अपनी फसलें सभी फसलें हैं वो किस में आती है। और अपन बात करें कुकुर बीट्स वर्ग के अंदर जितनी भी सब्जियां आती है वो सभी सब्जियां हैं वो अपने दिवस निष्प्रभावी पादप के अंदर आती है। तो प्रकाश अवधि या प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो इनके लिए पुष्पन की अवधि होती है डियर्स 12 आवर्स से वो अधिक रहती है। शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि होती है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में 12 घंटे से कम रहती है। और जबकि डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें तो इनमें पुष्पन की अवधि पर है वो प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। अगला अपना फसलों का वर्गीकरण है वो डियर से अपने परागण के आधार पर। किसके आधार पर? परागण के आधार पर। किसके आधार पर है फसलों का वर्गीकरण? परागण के आधार पर। अगर बात करें डियर परागण की, किसकी बात करें? परागण की बात करें कि परागण क्या होता है, तो परागण होता है वो पुष्प की परागकोश होता है, वहां से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या होता है डियर्स? अगर अपन परागण की बात करें कि परागण क्या होता है, तो परागण होता है पुष्प के परागकोश से। किससे? पुष्प के परागकोश से। पुष्प का जो एंथर होता है उस परागकोश से पराग कणों का, पुष्प के परागकोश से पराग कण है, उन पराग कणों का कहाँ पहुंचना डियर्स?
पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, कहाँ पर पहुंचना, पुष्प की वर्तिकाग्र पर है वो पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो मान लो ये अपना कोई भी पौधा है और इस पौधे के यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है और दूसरा फूल है वो यहाँ पर लगा है। तो यहाँ से परागण है वो पुष्प के, परागकण है वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाती है, उसको अपन है वो क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और परागण के आधार पर फसलें होती है वो डियर्स 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, परागण के आधार पर फसलें अपनी 3 प्रकार की होती है, स्वपरागित फसलें, परपरागित फसलें और बहुधा परपरागित फसलें। सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड और ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो अपन बात करते हैं परागण की। अगर परागण की बात करें तो परागण के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है डियर, 3 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट अपना टाइप से वो है परागण की। अगर बात करें तो परागण के आधार पर फसलें होती है वो 3 प्रकार की होती है। और इसमें अपना फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वपरागित। स्वपरागित फसलें कौन सा है, स्वपरागित फसलें, स्वपरागित फसलें जिसको अपन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स या स्वपरागित फसलें। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, अगर अपन बात करें परागण की तो परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अगर अपन परागण की बात करें डियर्स तो परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण जिसको अपन है वो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। दूसरा होता है परपरागण। क्या होता है, परपरागण। स्वपरागण में या सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पौधा होगा, एक ही पौधे के उसी पुष्प क्या होगा, पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिका या उसी पौधे के वो दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाता है, उसको अपन स्वपरागण बोलते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या होगा, मान लो ये अपना कोई भी पौधा है, ये यहाँ पर फूल लगा हुआ है आप मान लो, और एक ये यहाँ पर फूल लगा हुआ है। अगर मान लो इस परागकोश से परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिका पर जा रहे हैं, या फिर मान लो इसी परागकोश से परागकण उसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जा रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं डियर्स, स्वपरागण बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं परपरागण की तो परपरागण में क्या होता है डियर्स, ये मान लो 2 पौधे हैं और परपरागण में एक पौधे के परागकोश से परागकण दूसरे पौधे की पुष्प होता है, दूसरे पौधे का उस पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप समझ गए होंगे कि स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण होता है वो पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे की है वो दूसरे पुष्प के ऊपर पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब परागण जाते हैं तो उसको अपन है वो स्वपरागण कहते हैं। जबकि उसी अगर मान लो कोई पौधा है और उस एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर है वो परागकण जाते हैं वर्तिकाग्र पर, उसको अपन है वो परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसके आधार परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागित और परपरागित। अब बात करेंगे अपन स्वपरागित फसलें। तो स्वपरागित फसलों के अंदर क्या पाया जाता है डियर, स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्वपरागित फसलों की अगर मैं बात करूं तो स्वपरागित फसलों के अंदर है वो स्वपरागण पाया जाता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। स्वपरागित फसलों में क्या होता है, स्वपरागण पाया जाता है। तो इसमें अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, अपने इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल है, अमूमन यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि स्वपरागित फसलें कौन सी। स्वपरागित फसलों की बात करें तो गेहूं हो गया। स्वपरागित फसलों की बात करूं डियर्स तो गेहूं हो गया, जो हो गया। उसके अलावा अपन बात करें स्वपरागित फसलें की और कौन कौन सी होगी तो अपना चावल है, मटर है, टमाटर है, ये क्या है स्वपरागित फसलें। गेहूं, जो, टमाटर, मटर, धान हो गया, चावल है, ये भी क्या है स्वपरागित फसलें। और अपन बात करें और कौन कौन सी फसलें हो गई तो अपने मूंगफली हो गई, स्वपरागित हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, ये सभी क्या है अपने लिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, स्वपरागित फसलें। अब अपन बात करते हैं सेकंड वर्गीकरण की। तो अगला अपना परागण के आधार पर फसलें आती है वो आती है परपरागित फसलें। क्या आती है, कौन सी आती है डियर्स, परपरागित फसलें। अगर मैं बात करूं परपरागित फसलों की तो परपरागित फसलों में कौन सा परागण पाया जाता है,
दूसरा अपना वर्गीकरण आता है वो आता है परपरागित फसलें, जिसमें परपरागण पाया जाता है। परपरागित फसलें, अगर अपन परपरागित फसलों की बात करें डियर्स, तो परपरागित फसलों में क्या है, वो परपरागण पाया जाता है, यानी कि किसी दूसरे पौधे की है वो वर्तिका ग्रह पर परागण जाते हैं। अब अगर अपन परपरागण की बात करें तो परपरागण फसलों के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मक्का हो गया, परपरागण फसलों के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें डियर्स तो मक्का हो गया। उसके अलावा अपन बात करें बाजरा हो गया, और अपन बात करें तो पालक है, चुकंदर है, सूरजमुखी है, सॉरी पालक, पालक के अंदर वायु द्वारा परागण होता है, सूरजमुखी हो गया। इन फसलों के अंदर है वो क्या पाया जाता है, परपरागण पाया जाता है। या फिर अपन बात करें तो डियर्स क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। क्या क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। तो ये अपन को एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना कि परपरागित फसलें कौन कौन सी है, तो इसमें मक्का, बाजरा, पालक, सूरजमुखी, गाजर और मूली है, ये अपने डियर्स परपरागित फसलें। और तीसरा वर्गीकरण आता है वो अपना आता है बहुधा परपरागण। कौन सा आता है, बहुधा परपरागित फसलें, बहुधा परपरागित फसलें। अगर अपन बात करें बहुधा परपरागित फसलों की बात करें, किसकी बात करें डियर्स, बहुधा परपरागित फसलों की बात करूं डियर्स, तो बहुधा परपरागित फसलें कौन सी होती है। बहुधा परपरागित फसलों की बात करें तो इन फसलों के अंदर 10 से 30%, 10 to 30% क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या डियर्स, बहुधा परपरागित फसलें होती है, इन बहुधा परपरागित फसलों के अंदर 10 to 30%, यानी कि 10 से 30% क्या होता है डियर्स, स्वपरागण होता है। क्या होता है, स्वपरागण होता है। इनके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो जवार, बैंगन, मिर्च, अरंडी वगैरह, भिंडी वगैरह होता है। क्या होता है डियर्स, एग्जांपल की बात करें तो जवार, मिर्च, जवार हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गई, ये फसलें हैं वो इनके अंदर क्या पाया जाता है, बहुधा परपरागण पाया जाता है। इन फसलों के अंदर है वो क्या पाया जाता है डियर, बहुधा परपरागण पाया जाता है। बहुधा परपरागण का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिन फसलों के अंदर लगभग 10 to 30% स्वपरागण पाया जाता है, उन फसलों को अपन है वो बहुधा परपरागण या ऑप्टेन क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड फसलों के नाम से वो डियर्स जानते हैं। जवार, मिर्च, बैंगन, अरहर, जूट, एक अपना तंबाकू, ये है बहुधा परपरागित फसलें। ये अपने परागण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हो गया। अब अपन बात करते हैं डियर्स प्रकाश संश्लेषण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। अगला अपना वर्गीकरण आता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के आधार पर। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण क्या है डियर्स, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, तो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है डियर्स, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। C3 पादप, C4 पादप और कैम पादप, CAM पादप, CAM पादप। अगर अपन डियर्स बात करें C3 पादप की, किसकी बात करूं, अगर मैं C3 पादप की बात करूं तो C3 पादपों के अंदर है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। अगर अपन बात करें C3 पादपों की, तो C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। कितने कार्बन का, प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है C3 का पादपों में, वो कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का बनता है। कौन से, कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का बनता है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट एसिड। अगर अपन बात करें C3 पादपों की, तो C3 पादप वे पादप होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम बनने वाला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट एसिड होता है। वो कौन सी फसलें होती है, C3 फसलें होती है। और C3 फसलों की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर अधिकतर फसलें आती है। अगर अपन C3 के एग्जांपल की बात करें तो C3 फसलों के अंदर अधिकतर क्या आती है, फसलें आती है। जितनी भी अपनी फसलें हैं अधिकतर वो सारी फसलें किस में आती है, C3 में आ गई। जैसे दलहन फसलें हो गई, तिलहन हो गई, उसके अलावा धान हो गया, गेहूं हो गया,
ये फसलें सारी फसलें है वो किस में आती है डियर, C3 पादपों के अंदर आती है। किस में आती है, C3 पादपों के अंदर है वो आती है। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और अधिकतर ये अपनी फसलें। अगला अपना आता है C4 फसलें। सेकेंड वर्गीकरण है C4 फसलें, C4 क्रॉप्स या C4 फसलें। तो C4 फसलें वे फसलें होती है डियर्स जिसमें प्रथम प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम बनने वाला स्थायी उत्पाद होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। और ये 4 कार्बन युक्त होता है। क्या, 4 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद बनता है, इसलिए इसको अपन वो C4 क्रॉप्स कहते हैं। C4 क्रॉप्स में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इसलिए अपन इसको है वो C4 पादप कहते हैं। और C4 पादपों का एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, इनमें अपन ध्यान रखना है मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। क्या है डियर्स, C4 पादपों में अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। क्या है डियर्स, C4 के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। और अधिकतर जो भी खरपतवार है, वीड है, वो किस में आते हैं डियर्स, C4 में आते हैं। अधिकतर खरपतवार। और उसके बाद में अपन बात करें डियर्स तो अगला अपना वर्गीकरण आता है वो आता है CAM। कौन से आती है, CAM फसलें, क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय, CAM फसलें। अगर मैं बात करूं डियर CAM फसलों की बात करूं, क्रैसुलेशियन अम्ल एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करें, क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय, तो इनके अंदर है वो रेगिस्तानी पादप आते हैं। कौन से पादप आते हैं, मरुस्थलीय पादप होते हैं। वो मरुस्थलीय पादप किस में आते हैं, CAM पादपों के अंदर आते हैं। मरुस्थलीय पादप, जितने भी अपने मरुस्थलीय पादप हैं, ये मरुस्थलीय सभी पादप किसके अंदर आते हैं, C4 पादपों की श्रेणी में, CAM पादपों की श्रेणी में वो आते हैं। जैसे नागफनी हो गया। उसके अलावा अपन बात करें तो पाइनएप्पल, सीसल वगैरह जो भी है ये अपने वो C4 में आते हैं। किसमें आते हैं, नागफनी हो गया डियर्स, नागफनी है वो अपने किसमें आती है, CAM में आती है। उसके अलावा अपन बात करें पाइनएप्पल हो गया, सीसल हो गया, ये सभी फसलें वो किसमें आती है, CAM में आती है। पाइनएप्पल, सीसल, ये फसलें कौन सी है, CAM फसलें हैं। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास की अगर स्टूडेंट्स बात करें अपन डियर्स तो आज की क्लास में अपन ने वो फसलों का वर्गीकरण है वो पढ़ रहे थे। उसमें अपने सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ा था वो जीवन चक्र के आधार पर पढ़ा था। और जीवन चक्र के आधार की मैं बात करूं तो जीवन चक्र के आधार पर फसलें 2 भागों में वर्गीकृत है, 1 वर्षीय फसलें और 2 वर्षीय फसलें। कौन सी, 1 वर्षीय फसलें और 2 वर्षीय फसलें। 1 वर्षीय फसलों में अधिकतर रबी तथा खरीफ की फसलें आती है। क्या आती है, अधिकतर रबी तथा खरीफ की फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन वगैरह आती है, ये 1 वर्ष से आती है। और अगर अपन बात करें द्विवर्षीय फसलें तो द्विवर्षीय फसलों में 1 वर्ष प्रथम वर्ष वानस्पतिक वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष होती है इनके अंदर जननिक वृद्धि होती है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो चुकंदर, गाजर, मूली, आलू वगैरह, चुकंदर, गाजर, मूली, आलू वगैरह होती है, ये डियर्स क्या होती है, द्विवर्षीय फसलें होती है। उसके बाद में अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकाश की अवधि या प्रकाश दीप्ति कालिता के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा था अपन ने, प्रकाश दीप्ति कालिता के आधार पर बात करें तो प्रकाश दीप्ति कालिता का आधार का मतलब होता है कि पुष्पन होता है फसलों के अंदर, वो पुष्पन किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है, उसको अपन है वो प्रकाश दीप्ति कालिता कहती है। इसकी खोज है वो गार्नर तथा एलार्ड ने 1920 के अंदर 1920 के अंदर है वो की थी। इसके आधार पर फसलें होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्रथम होती है दीर्घ दिवस पादप या फिर लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं इनको। प्रकाश पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि होती है वो लगभग 12 घंटे से अधिक आवश्यकता रहती है। कितनी रहती है, 12 घंटे से अधिक है वो इनकी आवश्यकता रहती है। और इनके अंदर आती है वो अपने आती है रबी की फसलें। कौन सी फसलें आती है, रबी की फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों वगैरह आते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें डियर्स तो आलू, पालक, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये भी है वो किसमें आती है, आलू हो गया, पालक हो गया, फूल गोभी, चुकंदर, पत्ता गोभी, ये सभी अपने वो डियर्स लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। फिर अपना आता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि रहती है वो 12 घंटे से क्या रहती है, डियर्स कम रहती है। और इसके अंदर मुख्य रूप से खरीफ की फसलें आती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन। फिर अपने आती है वो आती है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट में वो पुष्पन के है वो प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करता है, जैसे सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, ये अपने वो आते हैं। बैंगन, भिंडी, मिर्च, टमाटर, सोलेनेसी कुल की सब्जियां है ये आती है। फिर तंबाकू, राजमा और कुकुरबिट से ये अपने किसमें आते हैं डियर्स,
डी एंड टी के अंदर आते हैं। फिर अपना वर्गीकरण पढ़ा था, वो पढ़ा था परागण के आधार पर, पॉलिनेशन के आधार पर। परागण की मैं बात करूं नेक्स्ट, तो परागण के आधार पर फसलें होती है वो 3 प्रकार की होती है। ऐसी फसलें जिनके अंदर स्वपरागण पाया जाता है उनको अपन स्वपरागित फसलें कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में गेहूं, जौ, टमाटर, मटर, चावला, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द ये आते हैं। और अपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें, पर परागित फसलों की बात करें तो इसमें मक्का, बाजरा, पालक, सूरजमुखी, गाजर, मूली वगैरह है, ये पर परागित फसलें है। फिर अपन ने बात की थी, वो की थी बहुधा पर परागित फसलों की। किसकी बात की थी डियर्स? बहुधा पर परागित फसलों की बात की थी। और बहुधा पर परागित फसलों में अपन ने पढ़ा कि इनके अंदर है वो स्वपरागण है वो 10 से 30% पाया जाता है। कितना पाया जाता है डियर्स? सेल्फ पॉलिनेशन है वो 10 to 30% है वो पाया जाता है। जैसे ज्वार, मिर्च, बैंगन, अरहर वगैरह जो तंबाकू होती है, ये फसलें कैसी होती है डियर्स? ये अपने सेल्फ पॉलिनेटेड ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, और प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन ने वो क्रॉप्स को है 3 भागों में अंदर बांटा था। प्रथम आती है अपने C3 क्रॉप्स। C3 क्रॉप्स की मैं बात करूं डियर्स, तो C3 क्रॉप्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट एसिड होता है। और C4 की बात करें तो C4 के अंदर है वो अधिकतर खरपतवार आते हैं, और इनके अंदर बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। फिर अपन ने बात करें C4 के एग्जाम्पल ध्यान रखना है, मक्का, ज्वार, बाजरा और अपन गन्ना होता है, ये C4 होती है। क्या होते हैं? मक्का, ये इंपॉर्टेंट है डियर्स, अपन को ध्यान रखना है, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। फिर अपन ने बात की थी CAM की। CAM की मैं बात करूं डियर्स, तो CAM में वो अपने वनस्थलीय पादप है वो मुख्य रूप से आते हैं। तो आज की क्लास को अपन वो यही समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत शानदार रही होगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वो कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को वो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।